Hello, student. This is Pankaj Dhiman, faculty member of the SBS Law College, Shri Ganganagar. Today, we are going to start our next topic of Hindu law. The question is discuss the remedy of the restitution of conjugal right under the Hindu Marriage Act 1955. Is the remedy constitutionally valid? तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसको पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या आपका. व्हाट इज़ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इसको अगर आपने समझना है, क्वेश्चन आपका ये भी है व्हाट इज़ द मैट्रिमोनियल रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन ये रेज होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंडर जो रेस्टिट्यूशन और कंजुगल राइट लिखा गया है ये है क्या. हिंदी में इसको बोला जाता है दाम्पत्य अधिकारों की स्थापना. देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक सिंपल इसका मीनिंग रखने की कोशिश करता हूँ कि रेस्टिट्यूशन और कंजुगल राइट है क्या. देखिए हिंदू धर्म में एक मेल और फीमेल की शादी होती है. शादी होने के बाद दे हैव सम ड्यूटी फॉर ईच अदर. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो उनको जो है फुलफ़िल करनी पड़ती है ड्यूरिंग द मैट्रिमोनियल रिलेशंस. अब सोचिए कि उनमें से एक पार्टी कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी होता है, विदाउट एनी रीज़न हस्बैंड के घर को या वाइफ हस्बैंड के घर को या हस्बैंड वाइफ के घर को छोड़ के चली जाती है या चला जाता है. तो उस कंडीशन में जो एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित पक्ष है, मान लीजिए हस्बैंड जो है वो हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते थे, सडनली वाइफ जो है घर छोड़ के चली जाती है. तो इस कंडीशन में मैरिज वैलिड हुई है, सेक्शन 5 अप्लाई हुआ है, हर एक कंडीशन फुलफिल हुई है, पहले 1-2 साल अच्छे भी रहे, उसके बाद सडनली जो है वाइफ घर छोड़ के चली जाती है, विदाउट एनी रीज़न छोड़ के चली जाती है, विड्रॉ कर देती है सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड. तो इस कंडीशन में हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है. तो इस कंडीशन में हस्बैंड जो है वो कोर्ट में जा सकता है अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगा सकता है, एक पेटिशन लगा सकता है कि हमारी जो शादी थी इस टाइम पे हुई थी और हमारे ये बच्चे भी हैं, सडनली जो मेरी वाइफ है मुझे छोड़ के चली गई है और उसने इसके पीछे कोई रीज़नेबल कॉज भी नहीं दिया है, कोई कारण भी नहीं बताया है और सडनली घर छोड़ के चली गई है. तो मैं कोर्ट से ये प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर्स करता हूँ कि प्लीज़ मेरी वाइफ को वापस भेजा जाए. तो ये एक एप्लीकेशन जो कोर्ट में जो लगाता है कोई भी हस्बैंड या वाइफ, दैट इज़ कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों के स्थान. मैट्रिमोनियल रिलेशन जो होते हैं उनको फिर से स्थापित. देखिए हिंदू धर्म में डाइवोर्स कोई नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, कोर्ट भी नहीं चाहती है कि पार्टीज़ का डाइवोर्स हो, क्योंकि हमारे जो हिंदू लॉ के सोर्सेज हैं, हमारे जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, वेद्स हैं, स्मृतियाँ हैं, धर्मशास्त्र है, धर्मसूत्र हैं, इन सभी में मैरिज को एक एक 7 जन्मों का संबंध माना गया है, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी यही बोला गया है कि शादी नहीं तोड़ी जा सकती है. तो इसलिए सबसे पहले अगर ऐसा होता है तो कोई भी हस्बैंड या वाइफ जो भी एग्रीड पार्टी हो कोर्ट में जाके अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए एप्लीकेशन जो है लगा सकती है. दैट इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा आपको. मैरिज इन हिंदू लॉ हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी अ हॉली कंसेप्ट. हिंदुओं में शादी जो है एक पवित्र कंसेप्ट है, एक हॉली कंसेप्ट है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव टुगेदर एंड प्रोवाइड कोहैबिटेशन टू ईच अदर. ये ड्यूटी है हस्बैंड और वाइफ की, वो इकट्ठे रहें और एक दूसरे की कोहैबिटेशन, शारीरिक संबंध भी बनाएं, मतलब एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए फैमिली लॉ है, यहाँ पे ऐसे वर्ड आते रहेंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड आपको ये सब कुछ पढ़ना है. अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. इफ़ एनी पार्टी टू मैरिज प्रिवेंट्स विदाउट एनी रीज़न अदर पार्टी फ्रॉम द कोहैबिटेशन, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोहैबिटेशन, देन द अदर पार्टी हैज़ अ राइट टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग. तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है, पार्टी मीन्स हस्बैंड और वाइफ, ये राइट है कि वो उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है और उसको कंपेल कर सकता है उसके साथ रहने के लिए. दिस इज द कॉल्ड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा.
सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बेयर एक्ट की लैंग्वेज में रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट क्या है ये यहाँ पे डिफाइन है सेक्शन 9 में। देखिए, वेयर द हस्बैंड और वाइफ, इट मीन्स हस्बैंड भी ये एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में और वाइफ भी ये एप्लीकेशन लगा सकती है कोर्ट में। अगर हस्बैंड को वाइफ छोड़ के चली गई है या वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई है। आगे, if the husband and wife had separated himself from the cohabitation of another without a reasonable cause, अगर हस्बैंड या फिर वाइफ कोहैबिटेशन से फिजिकल रिलेशन बनाने से एक दूसरे को उन्होंने सेपरेट कर लिया है बिना किसी कारण के, देन द एग्रीड पार्टी शैल बी एबल टू प्रेजेंट एन एप्लीकेशन, जब देन एग्रीड पार्टी जो पीड़ित पक्ष है उसके पास ये राइट है कि वो एक एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकता है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखना आपको, जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाते हैं। फॉर द शैल ठीक है, फॉर द रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट एंड द कोर्ट शैल सेटिस्फाई रिगार्डिंग द ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट, और कोर्ट भी अगर इस बात से सहमत हो जाती है, उस स्टेटमेंट से वो सेटिस्फाई हो जाती है जो कि एप्लीकेशन में उस एप्लीकेंट ने लगाई है, तो और कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पे कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बोलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे सेक्शन 9 में सारी चीज़ बताई गई है। एक्चुअल में आपको समझाने की मैं यही कोशिश कर रहा था। तो सिंपल वर्ड में एक बार फिर बता देता हूँ कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको ये बताता है, इफ़ वन पार्टी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पार्टी बिफोर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विदाउट and separated for the cohabitation also, then agreed party has a right to present an application before the district court, and if the court is satisfied with the truthness of the statement, then decree may pass in favor of such applicant. That is a restitution of conjugal right. देखिए, अगर आप पूरी डेफिनेशन को अगर आपने स्टडी किया तो ये पॉइंट आपके सामने आते हैं। अबव सिस्टम प्रोवाइड्स फॉलोइंग 3 पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द डिक्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट। और अब दोनों में से किसी एक पार्ट में हम यहाँ पे ये मार के चलते हैं कि हस्बैंड की वाइफ उसको छोड़ के चली गई है, ठीक है। हालांकि वाइफ भी छोड़ के हस्बैंड भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हस्बैंड है और उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई बिना किसी रीज़न के। अब अगर उसको कोर्ट से डिक्री लेनी है, कोर्ट से अगर उसको डिक्री लेनी है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, मीन्स उसको वापस बुलाना है उसके साथ रहने के लिए, तो उसको ये बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, दैट द रिस्पॉन्डेंट हैज़ डिवाइडेड द एप्लीकेंट फ्रॉम द कोहैबिटेशन विदाउट एनी रीजनेबल कॉल। पहली बात उसको ये प्रूव करनी है कि रिस्पॉन्डेंट, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की या फिर डाइवोर्स की पिटीशन लगती है तो यहाँ पे पार्टीज जो लगाएगा वो होगा एप्लीकेंट, और जो इसका जवाब देगा कोर्ट में वो होगा रिस्पोंडेंट। सेम इसी तरह अगर आप कंप्लेंट लगाते हैं कोर्ट में क्रिमिनल केसेस में, तो जो कंप्लेंट लगाता है वो होता है कंप्लेनेंट, और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट लगाई जाती है उसका नाम होगा एक्यूज्ड, आरोपी। और अगर सिविल केस अगर लगाते हो तो वहाँ पे होता है प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पार्टियों के नाम क्या लिखे जाएंगे, कभी भी जब एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाती है तो कभी पार्टीज़ के नाम नहीं लिखे जाते, उनको उनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो है बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसको एप्लीकेंट बोलेंगे, और जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसको रिस्पोंडेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे भी यही बोलने की कोशिश हो रही है दैट द रिस्पोंडेंट, जो पार्टी छोड़ के गई है जिसको कोर्ट में आगे जवाब भी देना पड़ेगा, दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही डिक्री पारित होगी ना, तो रिस्पोंडेंट को आगे जवाब भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ डिवाइडेड द एप्लीकेंट, कि रिस्पोंडेंट ने एप्लीकेंट को डिवाइड किया है, उसको छोड़ दिया है कोहैबिटेशन से बिना किसी रीज़न के, मतलब कि उसके साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बना रहा है बिना किसी कारण के। इट मीन्स वो इकट्ठे उस घर में नहीं रह रहे हैं और उसके पीछे रीज़न भी कोई नहीं है। पहली बात एप्लीकेंट को ये प्रूव करनी है अगेंस्ट रिस्पोंडेंट। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द ट्रूथनेस ऑफ द एलिज्ड स्टेटमेंट इन एप्लीकेशन, और कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है दोनों पार्टियों को सुनने के बाद कि ये स्टेटमेंट जो एप्लीकेंट दे रहा है कि वाइफ उसके साथ बिना किसी कारण के रह रही है, ये ठीक है। थर्ड, देयर इज नो वैलिड ग्राउंड दैट द रिलीफ ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, और कोर्ट को ये लगे कि ऐसा कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं है
कि जिसके बिना पर हम रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की डिक्री ना दें। इट मीन्स कोर्ट वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है प्रूव करनी है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? देखिए, एविडेंस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, अगर मैंने कोई केस लगाया है तो मुझे ही वहाँ पे अगेंस्ट जिसके मैंने केस लगाया है उसके जो भी मैंने आरोप लगाए उनको साबित करने का भार जो होगा वो मुझ पे ही होगा। ये सारी बातें लिखी हैं एविडेंस एक्ट में कि किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, सिद्ध करने का भार किस पे आएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा किस पे रहेगा? एप्लीकेंट पे रहेगा। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, मुझे परेशानी है, वो मुझे छोड़ के गई है, तो मैं ही कोर्ट में गया हूँ, तो मुझे ही प्रूफ करना है कि वो क्यों छोड़ के गई है। आपको रीज़न बताने हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? हमेशा एप्लीकेंट पे ही रहेगा। हमारे जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ तो हस्बैंड को ही प्रूव करना है कि वाइफ उसको छोड़ के गई है। ब्रीफली 2 पॉइंट आर रिक्वायर्ड फॉर द डिक्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन। अगर हम ब्रीफली इसको डिस्कस करें तो ओनली 2 पॉइंट आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एप्लीकेंट इंटेंशनली डिवॉइड द कोहैबिटेशन। पहली बात तो यही है कि उसने जानबूझकर कोहैबिटेशन करने से मना कर दिया है। ठीक है जी, रिस्पोंडेंट ने जो है जानबूझ के ऐसा की है, इंटेंशनली जो है कोहैबिटेशन करने से मना कर दी। कोहैबिटेशन यहाँ पे यही है कि अगर वो एक घर में नहीं रह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो शारीरिक संबंध बना पा रहे हो, इसलिए वो डिवॉइड जो है कोहैबिटेशन नहीं हो रही है। सेकंड, देयर इज़ नो रीजनेबल कॉज फॉर इट। और इसके पीछे कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है, कोई उचित कारण भी नहीं है। अगर तो वो कारण प्रूव कर दे तो फिर हस्बैंड को डिक्री नहीं मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जब मैं एज ए हस्बैंड मैं कोर्ट में जाता हूँ, बोलता कि मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है, तो उस कंडीशन में मैं अपना पक्ष रखूँगा, फिर वाइफ को बुलाया जाएगा, वाइफ अपना पक्ष रखेगी। मैं तो ये बोलूँगा कि कोई कारण नहीं है, लेकिन वाइफ कोर्ट में आके ये बोलती है कि यस यहाँ पे कारण है, ये मुझे मारता पीटता है, ये मुझे परेशान करता है, या फिर और कोई कॉज हो सकता है, ये पागल है या कुछ भी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इन नपुंसक है। तो इस कंडीशन में कोर्ट जो है डिक्री नहीं भी पारित कर सकती है। इट मीन्स कि हस्बैंड को वहाँ पे प्रूव करना होगा कि वाइफ बिना किसी कारण के छोड़ के गई है, उसने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कोर्ट में वाइफ आके ये प्रूव कर देती है कि ये मेरे साथ कुछ ऐसा करता है, तब डिक्री नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 9 में तो सिर्फ वाइफ को वापस बुलाने के लिए बोला गया है, तो इस कंडीशन में हम इसी को पढ़ेंगे। अब फर्स्ट चीज़ को क्लियर करते हैं यहाँ पे, डिवॉइड द कोहैबिटेशन, शारीरिक संबंध बनाने से परे हो गई है, अब वो नहीं बना रही है। हम इस एग्जाम्पल में हस्बैंड और वाइफ में ये मान के चलते हैं कि वाइफ ही छोड़ के चली गई है, वैसे हस्बैंड भी वाइफ को छोड़ के जा सकता है। फर्स्टली, द थिंग रिक्वायर्ड फॉर द डिक्री ऑफ द रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट, अगर कोर्ट से आपको रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की डिक्री चाहिए, इज दैट रिस्पोंडेड इंटेंशनली, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा डिवॉइड द एप्लीकेंट ऑफ कोहैबिटेशन, जानबूझ के उसने कोहैबिटेशन को डिवॉइड किया है। इफ एनी पार्टी रिमेन्स आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल होम फॉर द सम टाइम, अगर यहाँ पे आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी पार्टी अगर दूसरी पार्टी को से दूर चली तो गई है, लेकिन किसी कारण की गई है और उसकी कोई ऐसी इंटेंशन भी उससे अलग होने की नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो डिवॉइडिंग फ्रॉम द कोहैबिटेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी पार्टी रिमेन्स आउट ऑफ द मैट्रिमोनियल होम फॉर सम टाइम और हैज़ टू लिव सेपरेटली फॉर सम टाइम ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, किसी परिस्थिति के कारण, देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड बी डिवॉइडिंग फ्रॉम द कोहैबिटेशन, तब इसको कोहैबिटेशन नहीं माना जाएगा। मिर्चू वसी देवी के केसेस में 1977 राजस्थान का केस था, इसमें हाई कोर्ट हेल्ड दैट द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स रिक्वायर इफ रिस्पोंडेंट हैव इंटेंशनली डिवॉइड द एप्लीकेंट फ्रॉम द कोहैबिटेशन। इट मीन्स यहाँ पे क्लियर है कि रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की डिक्री तभी मिलेगी जब रिस्पोंडेंट, हमारे एग्जाम्पल में वाइफ, जानबूझ के उससे दूर चली गई है और कोहैबिटेशन से डिवॉइड हो रही है, उस कंडीशन में मिर्चू के केसेस में क्लियर बोला गया। इसके अलावा इट इज़ नॉट नेसेसरी for the dividing of the cohabitation that the respondent be resided separate from the applicant or to live matrimonial home even when the party are living under the some roof, one of them withdraw totally from the cohabitation। और एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि वो उसके घर को छोड़ के ही गई हो। हमारे एग्जाम्पल में वाइफ, अगर वो एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, टोटली उन्होंने कोहैबिटेशन को यहाँ पे जो है विड्रॉ कर दिया है, तो उस कंडीशन में भी यही माना जाएगा कि दैट इज़ दे आर डिवॉइडिंग द कोहैबिटेशन।
तो जरूरी नहीं है कि वो घर छोड़ के जाए, एक घर में होते हुए भी अगर वो अलग अलग रह रहे हैं तो यही माना जाएगा कि कोहैबिटेशन। स्मिथ वर्सेस स्मिथ के केसेस में 1939 में ये जजमेंट दी गई थी। तो फर्स्ट चीज क्लियर है कि उसको प्रूव क्या करना है, डी वॉइड द कोहैबिटेशन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। सेकंड, विदाउट रीजनेबल कॉज, अब यहाँ पे ये प्रूव करना है कि रीजनेबल विदाउट एनी, कोई भी रीजन वहाँ पे नहीं था। द सेकंड इजेंशियल कंडीशन फॉर द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर आपको रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की डिक्री चाहिए या हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की डिक्री चाहिए तो उसको ये भी बताना है कि वो घर छोड़ के गई है बिना किसी कारण के। तो फर्स्ट उसने कोहैबिटेशन को विड्रॉल किया है, सेकंड वो बिना किसी कारण के उसने ऐसा किया है। गुरुदेव वर्सेस सरवन का केस AIR 1959 पंजाब में, जगदीश वर्सेस श्याम का केस AIR 1966 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस। इट वाज सेड दैट द फैक्ट टू डिटरमिन विच इज अ रीजनेबल और नॉट शैल डिपेंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी मैटर, कि कौन सा कारण जो है वो ये माना जाएगा कि ये रीजनेबल कॉज है या नहीं है। रीजनेबल कॉज क्या हो सकता है, वो सर्कमस्टांसेस पे, हर केस के सर्कमस्टांसेस उसकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि रीजनेबल कॉज वो है या नहीं, घर को छोड़ने का रीजनेबल कॉज वो है ही नहीं। ठीक है जी, आगे है मदन वर्सेस सरला का केस। अ गुड थिंग्स वाज दैट द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बी रीजनेबल कॉज इफ इट बाउंड द रिस्पोंडेंट टू लिव सेपरेटली। तो यहाँ पे अगर रिस्पोंडेंट को बचना है तो एप्लीकेंट का बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड कोर्ट में जाता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चलेगी, वाइफ कोर्ट में आते बोलते हैं कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो एक रीजनेबल कॉज हो सकता है घर को छोड़ने का। ठीक है जी, तो हस्बैंड को ये प्रूव करना है कि वो विदाउट रीजनेबल कॉज गई है, लेकिन अगर वाइफ ये बोल देती है कि वो रीज़न है मेरे पास छोड़ने का, तो फिर वहाँ पे एक रिस्पोंडेंट के लिए एक अच्छा डिफेंस यहाँ पे हो सकता है, ये बताने की कोशिश है। अब राघव चरियार इन दिस बुक, हिंदू लॉ बुक में उसने बताया है कि फॉलोइंग ग्राउंड इज रीजनेबल, ये ग्राउंड रीजनेबल माने गए हैं। सीवियर मिसकंडक्ट, अब हस्बैंड ने तो ये प्रूव करना है कि उस डिवाइड द कोहैबिटेशन और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कि कोई कारण नहीं है, लेकिन वाइफ कोर्ट में आके कोई कारण बता देती है जो कि रीजनेबल है, तब उसको डिक्री नहीं मिलेगी। उनमें से इस बुक में बताया गया क्या रीजनेबल कॉज हो सकते हैं वाइफ के छोड़ने के या रिस्पोंडेंट के। सीवियर मिसकंडक्ट, उसका बिहेव अच्छा नहीं है। सेकंड, वाइफ स्पेंडिंग टू मच वाइल नॉट कंसिडरिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ हस्बैंड, ये हस्बैंड के लिए ग्राउंड बताया गया कि वाइफ इतना ज़्यादा खर्चा करती है कि हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही अच्छी नहीं है, वाइफ खर्चा बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हस्बैंड ही छोड़ के चला गया। इस केस में हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो ये भी हस्बैंड बाद में जब कोर्ट में आएगा, वाइफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी तो हस्बैंड कोर्ट में आके बताएगा ये खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक रीजनल कॉज हो सकता है छोड़ने का। ड्रिंकिंग एल्कोहल टू सच एक्सटेंट, इतनी ज़्यादा शराब पीता है कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में वाइफ उसको छोड़ के चली जाएगी, तो ये रीजनेबल कॉज है, हो सकता है कोर्ट परमिट ना करे डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की। तो ये कुछ रीजनेबल कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट, फॉल्सली चार्जिंग विद द अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, अप्राकृतिक सेक्स करने के लिए उसको बोलता है, ठीक है, या उस पर किसी तरीके का आरोप लगाता है। रिफ्यूजिंग द कोहैबिटेशन विदाउट एनी रीजन, कोहैबिटेशन करने से मना कर देता है। अब इस केसेस में जैसे मैं हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड बोलता है कि वाइफ मुझे छोड़ के चली गई है, ना तो जो है कोहैबिटेशन करने से भी मना किया है और विदाउट एनी रीजन, तो वाइफ कोर्ट में आके बता सकती है कि ये कोहैबिटेशन से मना करता है, तो एक रीज़न जो है वैलिड हो सकता है। एप्रीहेंशन ऑफ इंजरी ड्यू टू अनसाउंड, कोई उनमें से एक पागल है और उसके साथ रहने में उसको खतरा है, तो ये रीजन कॉज हो सकता है उसको छोड़ने का। बिहेव विद क्रुएलिटी, उस क्रूरतापूर्ण बिहेव करता है। मेंटल क्रुएलिटी भी होती है, फिजिकल क्रुएलिटी होती है, मारपीट करता है या फिर पेरेंट्स को गालियाँ निकालता है, कोई भी, वाइफ भी निकाल सकती है, हस्बैंड निकाल सकती है। आजकल तो ये भी आ गया है कि वाइफ हस्बैंड को मारती है इसलिए हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो कोई भी किसी को मार सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा हस्बैंड ही वाइफ को मारता है, वाइफ भी हस्बैंड को मारती है, आज का टाइम ऐसा ही है। चार्जिंग वाइफ विद अनचेस्टी, अपवित्र का चार्ज उस पर आरोप लगाता रहता है कि आप अपवित्र हो, आपके किसी के साथ संबंध है, तो ये सारे एक रीजनेबल कॉज हो सकते हैं एक पार्टी के लिए उसको छोड़ने के। ठीक है जी, तो कोर्ट तभी डिक्री ग्रांट करेगी जब कोर्ट में एप्लीकेंट ये प्रूव कर देगा कि कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं है उसको छोड़ने का, मतलब इसमें से उसने कुछ भी नहीं किया, एक पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। और अगर कोर्ट में वाइफ जब आएगी तो और वे बता देती है कि मैंने इस वजह से छोड़ा है, तो सेक्शन 9 के अंडर डिक्री नहीं भी मिल सकती है। बड़े सारे डिसीजन हैं कोर्ट के जहाँ पे रीजनेबल कॉज माने गए हैं। हस्बैंड रिफ्यूजिंग कोहैबिटेशन विदाउट एनी रीजन, हस्बैंड
कोहैबिटेशन फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में मना करता है, इसलिए वाइफ छोड़ के चलेगी। कोर्ट ने इसको एक वैलिड रीज़न माना और डिक्री ग्रांट नहीं की। कंपेलिंग अ वेजिटेरियन वाइफ टू ईट नॉन वेज, हस्बैंड जो है वाइफ वेजिटेरियन है उसको नॉन वेज खाने के लिए बोलता है चंद्र नारायण वर्सेस सरोज के केसेस में, और उसको शराब पीने के लिए बोलता है। वाइफ घर छोड़ के चलेगी, कोर्ट ने एक गुड रीज़न माना। राष्ट्रीय कंजुगल राइट डिक्री पारित नहीं। जब हस्बैंड कोर्ट में गया, बोला कि इसको वापस भेजो, ये मुझे छोड़ के चली गई है, तो वाइफ ने जब बताया होगा कि ये ऐसा करता है तो कोर्ट ने डिक्री नहीं दी। सेक्शन 9 के अंडर वाइफ स्पेंडिंग अननेसेसरी, अगर वाइफ बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, हस्बैंड की कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन के बाहर है, तो हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया, एक अच्छा कार, एक गुड रीजनेबल कॉज था, छोड़ के चला गया। फॉल्सली चार्जिंग वाइफ विद अनचेस्टी, उस हमेशा हस्बैंड जो है वाइफ पे अपवित्र और दूसरों के साथ के किसी प्राय मर्द का संबंध है ऐसे आरोप लगाता है। इस केसेस में कोर्ट ने वाइफ को जो है हस्बैंड को डिक्री रेस्टिट्यूशन डिक्री नहीं दी, मतलब वाइफ को वापस नहीं भेजा। कुछ रीज़न ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने रीजनेबल नहीं माना है। वाइफ कंपेलिंग हस्बैंड टू लिव इन अ गुड हाउस इन स्पाइट ऑफ बैड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ हस्बैंड, अब यहाँ पे कोर्ट ने इनको वैलिड रीज़न नहीं माना है। वाइफ जो है हस्बैंड को हमेशा बोलती है कि अच्छा घर लो, वहाँ पे रहूँगी मैं, हालांकि हस्बैंड की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हस्बैंड ऐसा नहीं कर पाया, वाइफ छोड़ के चली गई। हस्बैंड ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि इसको वापस भेजो जी, ये बिना किसी कारण के मुझे छोड़ के गई है। कोर्ट ने डिक्री दी रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की, उसको वापस भेजा, क्योंकि ये एक रीजनेबल कॉज नहीं था उसको छोड़ने का। सेकंड, वाइफ डज नॉट लाइक हस्बैंड, ये थोड़ा सी मिस्टेक है यहाँ पे, इसको रहने देना। वाइफ रिफ्यूजिंग टू लिव विद अ पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड विदाउट एनी रीजन, वाइफ रिफ्यूजिंग टू लिव, हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ वाइफ नहीं रहना चाहती। वाइफ हमेशा हस्बैंड को बोलती है कि अपने पेरेंट्स को कहीं भेजो तभी मैं आपके साथ रहूँगी। कोर्ट उस हस्बैंड बोला नहीं, मेरे माता पिता मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता, वाइफ घर छोड़ के चलेगी। हस्बैंड कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है सेक्शन 9 के अंडर, तो वाइफ आपकी बोलती है कि मैं इसके पेरेंट्स के साथ रहना चाहता। कोर्ट ने इसको एक रीजनेबल कॉज नहीं माना और इसको उसके साथ वापस भेजा। तो ये कुछ रीजनेबल कॉज और नॉन रीजनेबल कॉजेज यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा अगर वाइफ लिविंग अवे फॉर द सर्विस, अगर कोई वाइफ जो है उसने घर छोड़ा है लेकिन वो नौकरी करती है, तो उस कंडीशन में क्या ये हस्बैंड जो है एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट की, इसको वापस भेजो। तो तीर्थ कौर वर्सी कृपाल सिंह AR 1964, गया प्रसाद वर्सी भागवती AR 1965, कैलाशवती वर्सेस अयोध्या 1970, इन सभी केसेस में कोर्ट ने ये माना कि नहीं, वाइफ की प्राइमरी ड्यूटी है हस्बैंड की हस्बैंड को सर्व करना, बच्चों को सर्व करना। तो इस वजह से अगर वो घर छोड़ के जाती है नौकरी वजह से, तो ये गलत है। रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट डिक्री इसके अगेंस्ट आ जाएगी और उसको वापस जो है कोर्ट में भेजा जाएगा, हस्बैंड के घर भेजा जाएगा, उसको नौकरी जो है नहीं करने दी जाएगी। इन सभी केसेस में कोर्ट की यही जजमेंट जो है रही। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है जस्टिस नहीं था। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को हक है कि वो नौकरी कर सकता है, घर से बाहर निकल सकता है। तो अगर वाइफ की ऐसी कोई इंटेंशन जो है घर को छोड़ने की नहीं है, लेकिन वो सिर्फ नौकरी करना चाहती है इसलिए घर से बाहर गई है, इवन दो कि वो वाइफ की हस्बैंड की कंसेंट के बगैर ही गई हो, तब भी ये आई थिंक कहीं पे भी राइट नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती घर में वापस बुलाया जाए। इसी गलती को सुधारते हुए कोर्ट ने शांति वर्सी रमेश, राधा कृष्ण वर्सी धनलक्ष्मी, मिर्चू वर्सी देवी के केसेस में साहब बोला, इट वॉज हेल्ड दैट द वाइफ लिविंग अवे फ्रॉम द हस्बैंड फॉर अ जॉब, अगर कोई भी वाइफ घर से बाहर जाती है जॉब के लिए, डज नॉट डिवॉइड, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो हस्बैंड के साथ कोहैबिटेशन करने के लिए मना कर रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उसकी इंटेंशन क्या है। उसकी इंटेंशन अगर घर को छोड़ने की नहीं है और टाइमली वो घर पे वापस आती है, जैसे छुट्टियाँ बढ़ती हैं, वो उसने कोहैबिटेशन को डिवॉइड नहीं किया, जैसे वो घर आती है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलोअप करती है, तो ये एक रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट सेक्शन 9 के अंडर जो है कोई भी ऑफेंस जो है नहीं होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। देखिए कहीं ना कहीं जब वाइफ को ये बोला जाता है कि यू हैव टू गो बैक टू द होम, यू हैव टू स्टे विद द हस्बैंड, आपको उसके साथ रहना ही है, सेक्शन 9 ये बोलता है रेस्टिट्यूशन राइट के उन कंडीशंस में उसको वापस उसके साथ भेजा ही जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 के अगेंस्ट है। राइट ऑफ फ्रीडम उसको नहीं है, राइट ऑफ लिबर्टी
राइट ऑफ लिबर्टी उसको नहीं है, उसको आज़ादी नहीं है कहीं भी, उसको उसके साथ वापस जाना ही पड़ता है जब कोर्ट। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है? तो टी सरियावासी वेंकट सुभैया आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट सेड दैट इट इज अगेंस्ट फॉर द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड दिस रेमेडी कंपेल्स द वाइफ टू प्रेग्नेंट एंड गिव बर्थ टू चाइल्ड देयरफॉर इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ बोला कि ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम है, और यहाँ पे वाइफ को कंपेल किया जा रहा है कि आप वापस जाओ, प्रेग्नेंट हो, बच्चों को जन्म दो। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी आज़ादी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसलिए टी सरियावासी वेंकट सुब्बिया के केसेस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन माना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी गलत है। वेयर एज हरविंदर कौर वसी हरमिंदर सिंह, सरोज रानी वसी सुदर्शन कुमार के केसेस में कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फाइनल जजमेंट दी। दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन माना। उन्होंने बोला कि नहीं, हिंदू धर्म में बोला गया है कि वट एज सो एवर द कंडीशन में भी उनको साथ रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन जो है दोनों को आपस में साथ रख रहा है और प्रिवेंट द मैरिज फ्रॉम बीइंग डिसॉल्व, और शादी को तोड़ने से बचा रहा है। तो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं है। दिस इज द होल क्वेश्चन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको आई थिंक अब क्लियर होगा कि किस कंडीशन में एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को छोड़ के जाती है तो उस कंडीशन में एग्रीड पार्टी जो है वो कोर्ट में जाकर डिक्री ले सकती है, अगर वो ये प्रूव कर देता है कि उसने डिवॉइड फ्रॉम द कोहैबिटेशन किया है और बिना किसी रीजनेबल कॉज उस घर को छोड़ के चली गई है या चला गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।